Hello everyone, welcome again to Pathfinder. This is our current affairs series on Indian economy. इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं. ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं. दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सेशन के PDF यहाँ आपको प्राप्त होंगे. इसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो करें जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इकोनॉमी के लास्ट 10 से 11 साल के क्वेश्चन हमने किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रैक प्रीलिम्स MCQ सीरीज़ आप लगा सकते हैं. पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें. अनअकैडमी की तरफ से मीन्स मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है. इसमें जो भी बच्चे ऑलरेडी अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं या फिर जो नए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे उन दोनों के लिए बेनिफिट है. आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है. टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मेंटरशिप और स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं. इसके अलावा प्राइस हाइक जो है फीस अनअकैडमी की ये 20% तक इंक्रीज़ हो सकती है और ये लास्ट डेट है आपकी 31 मई. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर UPSC प्रिपरेशन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द सब्सक्रिप्शन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. यूज़ द कोड RB Live टू गेट दीज मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ जो मिले हैं अगेन इंपॉर्टेंट होता है तो नाम को भी ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा. बट ज़्यादा फोकस जो UPSC का होता है कि हाँ कौन से फील्ड में दिया गया उस फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पुट किए जा सकते हैं. जहाँ तक हम नोबेल प्राइज़ की बात करें ये ऑफिशियली जाना जाता है स्फेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज़ के नाम से और ये 1968 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था जो कि स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसकी 300th एनिवर्सरी थी. तो वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से इसको जो है प्रमोट किया और स्फेरिक्स रिक्स बैंक के नाम से इसको जाना जाता है. तो जो पहले नोबेल प्राइज़ बाकी जितने हैं वो पहले आ गए थे. ये आपका बाद में ऐड होता है. 1969 में पहला जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड किया गया था. जहाँ तक हम जो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की बात करें 2021 का जो हमें याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो विनर्स हैं डेविड कार्ड हैं कैलिफोर्निया से, जोशुआ एंग्रिस्ट हैं और गुइडो इम्बन्स हैं. फाइन. तो ये तीनों का आप नाम ध्यान रखिए. और क्यों इनको दिया गया है इस पे भी हम आते हैं. तो इन्होंने क्या किया है कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में हेल्प की है फ्रॉम अनइंटेंडेड एक्सपेरिमेंट्स या फिर जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट होते हैं. तो जनरली क्या होता है जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे कोई भी कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन इनका जो वर्क है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे की है. किस तरीके से इनका जो वर्क है देखिए किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की ये चर्चा कर रहे हैं. मान लीजिए जो इमिग्रेंट्स हैं ना जो एक जगह से या एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी है कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट. तो जनरली ये समझा जाता है कि इमिग्रेशन जो है या इमिग्रेंट्स जो हैं वो जो वहाँ पे लोकल्स हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है. तो उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया कि ऐसा नहीं है. वहाँ पे जो लोग हैं मतलब वहाँ पे जो पीपल हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है. ठीक है. तो ये बहुत ही एक अलग तरह की फाइंडिंग थी. अगर आप एजुकेशन कर रहे हो तो कितने साल तक अगर आप एजुकेशन करते हो एजुकेशन के जो ईयर्स हैं वो आपकी फ्यूचर इनकम को कैसे इम्पैक्ट करेंगे. फाइन. इमिग्रेशन कैसे जो पे है या एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है उसको कैसे अफेक्ट करता है स्पेशली जो लोकल लोग वहाँ पे हैं ये जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं. तो इस तरीके से इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इसका आउटपुट कंक्लूजन निकालना बड़ा डिफिकल्ट था लेकिन इन्होंने इनको नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाया और डिफरेंट तरीके से इन्होंने एस्टेब्लिश यहाँ पे किया है. तो डेविड कार्ड जो हैं इन्होंने बताया कि इन्होंने जो अपना स्टडी किया है वो किया है मिनिमम वेज पे. तो जनरली ये समझा जाता है कि जब मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी क्योंकि आपने जो है वेजेस को बढ़ा दिया है इस वजह से नए जॉब्स कम क्रिएट होंगे. लेकिन इनका जो स्टडी है इन्होंने कहा कि नहीं उससे ज़रूरी नहीं है. इन्होंने बताया कि मिनिमम वेज जो है अगर आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी. तो इस तरह की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स इनके द्वारा की गई. इसी तरह से इन्होंने स्कूल का बताया कि स्कूल्स जो हैं उसके अंदर किस तरीके से आप करेंगे. तो ये आप देख सकते हैं ईयर्स ऑफ स्कूल और इनकम लेवल का ये रिलेशनशिप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाँ आपको कम से कम लगभग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे चाहिए और फिर उसके बाद में ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं है इनकम लेवल्स में. सो एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज़ दिस क्राइटेरिया हियर. जोशुआ एंग्रिस्ट और गोडो इम्बन्स इनका भी यही रहा कि इन्होंने जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे प्रिसाइज कैलकुलेशंस या कंक्लूजन यहाँ पे निकाले जिसका बहुत ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिलता है.
इस तरह के जो भी यहाँ पे फाइंडिंग्स हैं उसको अगर आप देखोगे, जैसे हर देश में इसका यूज़ है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज़ देखेंगे जहाँ पे ये समझा जाता है कि मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए जाएंगे तो फिर जॉब्स कम क्रिएट होंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया के लिए भी इसको लिंक कर सकते हो। सिमिलरली इमिग्रेशन को भी यहाँ पे लिंक किया जा सकता है, जिससे ये समझा जाता है कि इमिग्रेंट्स की वजह से जो जॉब्स हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट या वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है, तो ये इसको अलग तरीके से बता रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 2020 और 19 के प्राइज़ हैं नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के, वो भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 2020 का जो प्राइज़ है ये दिया गया था ऑक्शन थ्योरी के अंदर इम्प्रूवमेंट में। जनरली क्या होता है, जो भी यहाँ पे जैसे ऑक्शन हो रहे हैं, नीलामी हो रही है, तो जो भी बिड यहाँ पे लगा रहे हैं, बिडर्स जो हैं वो जनरली ज़्यादा पे करते हैं, तो उसको ऑक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने वर्क किया। तो मिलग्राम और विल्सन का ये वर्क है, इसे ध्यान रखिए। 2019 का इसलिए ध्यान रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन ऑरिजिन के अभिजीत बनर्जी हैं, इनको मिला था अलॉन्ग विथ एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रैमर, इन तीनों को दिया गया था इकोनॉमिक्स में, और ये था इनका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑन द पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, गरीबी को हटाने के लिए इनकी जो अप्रोच थी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, उसको एक्नॉलेज किया गया था इस 2019 के नोबेल प्राइज़ में। जहाँ तक नोबेल प्राइज़ की बात है, बाकी जो एरियाज़ हैं उनमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ आपका कौन कौन से फील्ड में दिया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इन एरियाज़ में भी आपका दिया जा रहा है। और इसमें सारे जो हैं स्वीडन की तरफ से हैं, मतलब स्वीडन जो नोबेल कमेटी है, एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की तरफ से है, बाकी ये सारे जो हैं स्वीडन वाली कमेटी की तरफ से होंगे। फेरिक्स रिक्स बैंक की हम बात कर चुके हैं, जो आपका अभी हमने किया है। नोबेल प्राइज़ के अंदर स्वीडिश और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन है, तो स्वीडिश बाकी सारे देंगे, नॉर्वेजियन पीस प्राइज़ देगा, इसको ध्यान रखिए। और 1895 से अल्फ्रेड नोबल की तरफ से, मतलब उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तब से ये चल रहे हैं, 5 प्राइज़ तो थे ही। और फिर आगे आपके ये इकोनॉमिक्स वाला और ऐड हो जाता है, फाइन। तो इकोनॉमिक्स में तो किस एरिया में दिया है ये तो हमने कर लिया, लेकिन करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन है ना, लिटरेचर, पीस, इन सब का देखना है कि किसको दिया है और कौन से फील्ड में दिया है, ये आप कर लीजिएगा। प्राइज़ को पोस्टुमसली अवार्ड नहीं करते हैं, मतलब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन अगर आपने एक बार अनाउंस कर दिया और देने के बीच में, है ना, अनाउंसमेंट और एक्चुअली में उसको प्रेजेंट करने के बीच में अगर डेथ हो जाती है तो फिर वो दिया जाएगा, फाइन। प्राइज में नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 इंडिविजुअल, 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल में शेयर नहीं होता है, लेकिन हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। जैसे पीस प्राइज में देखेंगे आप, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इंदौर जो है लगातार 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी का टैग इसने लिया है, और ये लिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा, फाइन। और ये आपका किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, इसमें 5वीं बार इंदौर को ये मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण है अर्बन एरियाज़ के अंदर, और रूरल एरियाज़ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है। तो एक तो ये मिनिस्ट्री ध्यान रखिए, फाइन। और इसको कमीशन कौन कर रहा है, जो भी सर्वे है उसके लिए कौन सी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह की इंडिपेंडेंट काउंसिल है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रही है, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट से ये फंडेड नहीं है, फाइन। और इसके जो चेयरमैन हैं उसको नॉमिनेट किया जा रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। QCI को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिनिस्ट्रीज़ हम कर चुके हैं, रूरल एरिया में अलग रहेगा, अर्बन एरिया में अलग रहेगा। ओवरऑल पर्पज़ क्या है, कंपटीशन डेवलप करना है ना, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करना फॉर द सैनिटेशन एंड ऑल। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो इंडिया ने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन काफ़ी चर्चा में रहा, फाइन, और इंडिया ने अभी इसको हटा दिया है, ठीक है, फाइनली। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, आज लॉ बनाया, 2022 की हम बात करें, आज अगर गवर्नमेंट एक टैक्स रिलेटेड कोई लॉ बनाती है और कहती है, जनरली क्या होगा, आज लॉ बनाया तो आने वाले टाइम में, मतलब 2022 में जब आज लॉ बनाया उसके आगे से इस पर क्या होगा, उन एक्टिविटीज़ पे टैक्स लगेगा। जैसे गवर्नमेंट आज लॉ बना के कहती है इन XYZ एक्टिविटीज़ पे आगे से टैक्स लगेगा, तो इन जनरल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है और गवर्नमेंट इसमें कह रही है कि लॉ तो हमने आज बनाया है, लेकिन इसमें पहले से, जैसे कह देती है 2005 के बाद से ऐसी XYZ एक्टिविटीज़ भी टैक्स के दायरे में आएंगी, तो इन दिस विल बी नोन एज अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन विच अलाउज अ कंट्री टू पास ए रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स,
ठीक है ना। जहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो लॉ पास किया गया है उससे पहले से, है ना, उसकी बिहाइंड डेट से भी वो उसको आपका लागू करेंगे। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब। जो वोडाफोन और हचिंसन वाला केस था उनमें डील हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपका कैपिटल गेन हुआ है, मतलब आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है और इस प्रॉफिट पे आपका टैक्स बनता है। वोडाफोन की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई टैक्स का प्रोविज़न था ही नहीं जब ये डील हुई थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अभी हम 2012 में लॉ बनाते हैं और आपकी जो डील है उसको भी इस दायरे में लेते हैं, और ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का एक एग्जांपल है। फाइन। हालांकि यहाँ पे इंडिया जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो या फिर भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी फेवर में गया था वोडाफोन के, फिर ये आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में गया पीसीए के अंदर, वहाँ भी वोडाफोन और केएन एनर्जी जैसे हैं ये बिग प्लेयर्स, इनके फेवर में गया। तो फाइनली इंडिया ने इसको हटा ही दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। फाइन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर हॉग नीदरलैंड्स में है। कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं जिनको ये ले सकता है, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लीगल इश्यूज इन्वॉल्विंग द टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्रीज, ठीक है, सॉवरिटी, ह्यूमन राइट के इश्यूज भी ले रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड के इश्यूज भी ले रहा है। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट भी यहाँ पे जा रहे हैं, स्पेशली जो बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रिटीज़ होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब दो देश ये ट्रिटी साइन करते हैं, उसमें ये होता है कि एक देश का इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और यही रेसिप्रोकेट किया जाएगा दूसरे देश के द्वारा। तो यहाँ पे जो वोडाफोन है या केएन एनर्जी है, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, केएन एनर्जी यूके की तेल कंपनी है, तो उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, तो इंडिया ने और यूके ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। तो यहाँ पे ये है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को भी थोड़ा ध्यान रखना, और इसी की वजह से ये पीसीए के अंदर गया और यहाँ पे भी इन कंपनियों के फेवर में ही ये डिसीजन गया था। जहाँ तक पीसीए की बात है, ये यूनाइटेड नेशन से संबंध नहीं है, ठीक है ना। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ डिफरेंट। और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्यू कॉमर्स मॉडल, ये न्यूज़ में रहा है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि एक नया उभरता हुआ मॉडल है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। ये न्यूज़ में भी इसलिए भी था क्योंकि जो ग्रोफर्स है उसने अपने आप को रीब्रांड किया था ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के अंदर मतलब है कि बहुत ही जल्दी आप डिलीवरी कर रहे हो। क्यू कॉमर्स में है क्विक कॉमर्स, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, विद इन 10 मिनट समथिंग लाइक दिस, इस तरह का मॉडल रख रहे हो कि आपने ऑर्डर किया 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। स्पेशली जो ग्रॉसरीज़ हैं या फिर जो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनको बहुत जल्दी आप डिलीवर कर रहे हो। तो ये क्यू कॉमर्स मॉडल है, और इसके अंदर ये रहेगा 10 से 30 मिनट ऑर्डर आपने किया है, विद इन 30 मिनट या 10 मिनट में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। जनरली क्या होता है, एक दिन लगता है, वो भी फास्ट डिलीवरी में भी पूरा एक दिन लग जाता है, 24 आवर्स लगते हैं, और ये कह रहे हैं कि 30 मिनट्स में ही हम कर देंगे। तो इसका मॉडल का ये है कि ये माइक्रो वेयर हाउसेज करेंगे। फाइन। तो ये क्या कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है वहाँ पे देखेंगे कि क्या वहाँ पे डिमांड है, किस तरह से पूरा इशू है, उस हिसाब से छोटे छोटे ये वेयर हाउसेज बनाएंगे। जैसे एक लोकेलिटी में एक बना लिया, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे 5 किलोमीटर का दायरा है उसको पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो वेयर हाउस है वहाँ से जो भी ग्रॉसरीज़ हैं उनकी डिमांड पूरी की जा सकती है। या ऐसा समझिए कि एक बड़ा स्टोर हो गया, वेयर हाउस, किराना स्टोर हो गया, जहाँ से आप सप्लाई कर दोगे घर पे लोगों को। तो ये क्यू कॉमर्स या क्विक कॉमर्स है, इसका मतलब ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं पैनामा जो है, उसके बाद में अगर हम देखें, ये पंडोरा पेपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। पंडोरा पेपर्स एक्सपोजेज द टॉप वर्ल्ड लीडर्स। ओके, बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके नाम यहाँ पे आए थे, और पंडोरा पेपर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुआ था। इससे पहले पैनामा पेपर भी थे। तो ये देखते हैं पंडोरा पेपर के अंदर जो इशू उठा था, इसमें ये था कि ये जो ट्रस्ट हैं, है ना, लोग ये ट्रस्ट बना रहे हैं, ऑफशोर ट्रस्ट, विदेशों में ये ट्रस्ट बना रहे हैं, और इसके माध्यम से अपनी जो संपत्ति है उसको छिपा रहे हैं, है ना, ताकि या फिर उसके ऊपर टैक्स को इवेड किया जा रहा है, या कोई भी उनके ऊपर एक्शन ना लिया जा सके। इस तरह से ये पंडोरा पेपर्स हैं। तो इसमें जो ट्रस्ट हैं वो कैसे काम करते हैं, और हाउ दीज पंडोरा पेपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पैनामा पेपर्स, इन 2-3 चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बैठ सकता है। पंडोरा पेपर, जैसा हमने बात किया, लगभग 12 मिलियन फाइल्स लीक होती हैं 14 ग्लोबल कॉरपोरेट फर्म्स से, और ये हमें ये क्या बता रही हैं कि किस तरीके से जो ऑफ शेल्फ कंपनीज़ हैं दूसरे देशों में जो आप कंपनीज़ बना रहे हो, और जो ये प्राइवेट ट्रस्ट बना रहे हो, ठीक है ना, इसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, आप ये अपनी संपत्ति को छुपा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप टैक्स को इवेड कर रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था पंडोरा पेपर्स में। और पंडोरा पेपर क्या कह रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, मल्टी लेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई, कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर बनाई फॉर एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग मतलब कोई भी जो व्यक्ति हैं या कोई संस्था है,
मान लीजिए कोई बिलियनर है, तो उनके जाने के बाद में कैसे उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा, है ना, उनके जो भी चिल्ड्रन हैं या जो भी हैं जिसके अंदर वो देना चाह रहे हैं, तो ये एस्टेट प्लानिंग का पार्ट है। विच आर लूजली रेगुलेटेड फॉर टैक्स पर्पसेस, जहाँ पे लूज रेगुलेशन है टैक्स से रिलेटेड, तो उन जूरिसडिक्शन में ये क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सिक्रेसी लॉज भी वहाँ पे काफ़ी हैं, तो उनकी जो अभी ट्रस्ट की प्लानिंग है उसमें क्या चल रहा है, कितना पैसा है, किस तरह से मैनेज हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा रही है। और तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उस ट्रस्ट में जितना भी पैसा मैनेज हो रहा है, जो व्यक्ति पैसा मैनेज कर रहा है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रही है, ठीक है। और जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये जो ट्रस्ट है इसमें इतना सारा पैसा है, कौन मैनेज कर रहा है ना, या फिर वो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चल रहा है, टैक्स रिलेटेड कार्यवाही चल रही है कि आपको टैक्स पे करना था, नहीं किया, या कोई उसने लोन लिया है, लोन पे डिफ़ॉल्ट कर गया, तो उसकी जो संपत्ति है उसका हमें पता नहीं चल रहा है। एक तरफ तो उसने कहा कि नहीं मैं दिवालिया हो गया, दूसरी तरफ उसने ऑफशोर ट्रस्ट, विदेश में एक ट्रस्ट बना के काफ़ी सारी करोड़ों अरबों की संपत्ति वहाँ जमा कर रखी है ना, ताकि उसके लिए या उसके बच्चों के लिए जो भी काम में आ रही है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है सभी ट्रस्ट में ऐसा होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना, सारे ट्रस्ट में ऐसा होगा, लेकिन हाँ काफ़ी सारी जगह पे ये हमें देखने को मिलता है पंडोरा पेपर्स में इस तरह की चीज़ें। तो ये पूरा इशू था, इस वजह से पंडोरा पेपर हाईलाइट हुए, और कैसे ये पनामा पेपर और पैराडाइज पेपर से डिफरेंट है। पनामा पैराडाइज पेपर्स के अंदर ऑफशोर एंटिटीज़ बनाई गई थी, मतलब दूसरे देशों में इस तरह से शेल कंपनीज वगैरह आपने बनाई और उसके माध्यम से कर रहे थे। और पेंडोरा पेपर में आप क्या कर रहे हो, पेंडोरा पेपर के अंदर आप ट्रस्ट का यूज़ कर रहे हो। तो ये ट्रस्ट क्या होते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। ट्रस्ट एक तरह का फिड्यूशियरी अरेंजमेंट है, जहाँ पे क्या होगा, जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो किसी थर्ड एंटिटी को या किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे वो देगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको आप मैनेज यहाँ पे करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैनेज करना है, और फिर जो भी जिस व्यक्ति ने यहाँ पे जिसको ट्रस्टी बनाया है, ठीक है ना, जो यहाँ पे मैनेज कर रहा है, ये देखिए ट्रस्ट कंप्राइजेस 3 की पार्टीज, इस तरीके से देखते हैं। सेटलर है, जिसने ट्रस्ट को सेटअप किया है, मतलब जिसकी संपत्ति है वो ट्रस्ट यहाँ पे सेटअप कर सकता है। ट्रस्टी रहेगा जो यहाँ पे जो असेट्स है, ये ट्रस्ट के जो असेट्स है उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सेटलर, जिसने वो ट्रस्ट बनाया उसके बिहाफ पे ट्रस्टी क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है कि हाँ किसको बेनिफिट देना है, किस तरह से असेट्स को मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब चीज़ें। और थर्ड इसमें होता है, देखिए पहला हो गया सेटलर जिसने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्टी जो भी असेट्स हैं उनको मैनेज कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट। थर्ड है बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी यहाँ पे बताए जाएंगे, सेटलर जिसने ट्रस्ट बनाया है वो बताएगा कि ये बेनिफिशियरी होते हैं, जनरली रिलेटिव्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रस्टी जो है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्रिएटर, ये जो बेनिफिशियरीज हैं उनको बेनिफिट यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके से ये ट्रस्ट आपका चल रहा है, और इसको सक्सेशन प्लानिंग के लिए बनाया जाता है कि जो व्यक्ति हैं उसके बाद में कैसे उनके जो असेट्स हैं वो डिवाइड होंगे बच्चों में या रिलेटिव्स में, उसके लिए। कई बार सेटलर अपॉइंट करते हैं प्रोटेक्टर हु हैज़ द पावर टू सुपरवाइज द ट्रस्टी, है ना, जो ट्रस्टी जो ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है उसको भी सुपरवाइज करने की पावर होती है प्रोटेक्टर के पास, कि ट्रस्टी कुछ इस तरह से इधर उधर ना कर दें, कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो प्रोटेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। वो प्रोटेक्टर जो है ट्रस्टी को हटा भी सकता है, नया ट्रस्टी भी लगा सकता है, इस तरीके से। अब क्या ये ट्रस्ट बनाना इलीगल है, तो इलीगल तो नहीं है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, ये लीगल बेसिस देता है कि ट्रस्ट को बना सकते हैं आप। ऑफशोर ट्रस्ट भी अलाउ किए जाते हैं। इंडिया ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज ऑफशोर ट्रस्ट। ऑफशोर मतलब विदेशों में भी आप ट्रस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो फिर ये पंडोरा पेपर में इशू क्यों हुआ? पंडोरा पेपर में इशू इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप लेजिटिमेट रीज़न, मतलब नॉर्मल जेन्युइन रीज़न के लिए ट्रस्ट सेटअप कर रहे हो, दिस इज़ टोटली फाइन, है ना, जो जेन्युइन एस्टेट प्लानिंग है कि हमारे बाद में कैसे जो संपत्ति है उसका बंटवारा होगा। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, इनको एज अ सीक्रेट व्हीकल यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है जिसने बैंक से लोन लिया, वो बैंक के से लोन लेके वो डिफ़ॉल्ट कर गया, ठीक है। अब वो कहेगा कि मेरे पास कोई एसेट नहीं है कि मैं बैंक से लोन, जैसे 1000 करोड़ का लोन है, कि चुका सकूं। अब उसने दूसरे एक विदेश में एक ट्रस्ट बना रखा है और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है। उसी व्यक्ति के यहाँ पे क्या है, हज़ारों करोड़ के, मान लीजिए 500 करोड़ का यहाँ पे असेट्स उसने छिपा रखे हैं। तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको पता नहीं चलेगा कि इसके असेट्स यहाँ पे हैं, कैसे उसको करना है। या फिर इसके अंदर हो सकता है ब्लैक मनी भी हो, ठीक है, जो टैक्स की चोरी से किया होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसको थोड़ा सा डुबियस बनाती हैं। और यही चीज़ पेंडोरा पेपर्स ने हाईलाइट की कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पे जो अपना इल गॉटन मनी है या जो अपना काला धन है उसको छिपाया है। सभी के लिए ज़रूरी नहीं है अगेन। और अगर लोगों के ड्यूज़ हैं यहाँ पे, है ना, तो वो एक तरफ कह रहे हैं कि देखो हमारे पास कोई पैसा नहीं है, दूसरी तरफ उनके पास कई सौ या हज़ारों करोड़ के असेट्स कहाँ पड़े हैं, ट्रस्ट के अंदर। तो वो उनके खुद के काम में आ जाएंगे, उनके जो रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, उसके काम में आ जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने बैंक का पैसा खा लिया है, ठीक है।
तो इस तरीके से है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का पैसा है वो भी आप लगा रहे हो, तो ये टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ट्रैक करना। ठीक है, तो ये पंडोरा पेपर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, इसलिए ये पूरा इशू चला था। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा ट्रस्ट कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हो रहा है। देखिए, स्क्रूटिनी ऑफ द पेपर्स आल्सो शो हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनी इज टू फोल्ड, दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं, टू हाइड देयर रियल आइडेंटिटीज, distance themselves from offshore entities, so it become near impossible for tax authorities to reach them। वो टैक्स अथॉरिटीज रीच ही नहीं कर सकती, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इनके कोई असेट यहाँ पे हैं भी। ये हो गया एक। तो सेफ गार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो जो बैंक हैं उनके उन असेट्स को नहीं ले सकता है ना, क्योंकि ट्रस्ट में उन्होंने वो डाल दिया है, तो उन असेट्स को जब्त नहीं किया जा सकता, सीज नहीं किया जा सकता। ये दो तरह के आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ सामने आए। नेक्स्ट आते हैं, क्रेडिट रेटिंग को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है, चाहे इंडिया की क्रेडिट रेटिंग हो, और अभी आप देखेंगे रिसेंटली श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग को लेके भी चर्चा है। नवंबर 2021 से ही ये न्यूज़ में बना हुआ है लगातार, और इंडिया का तो पहले भी था, इवन इकोनॉमिक सर्वे लास्ट वाले में भी इस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्या इससे पता चलता है? तो देखिए, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये मेजर हैं, फिच, S&P और मूडीज़, ये तीन मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं। 90% से ज़्यादा मार्केट इन्होंने लिया हुआ है, और ये क्या करती हैं, कंट्रीज़ को रेट करती हैं, है ना, कंट्रीज़ को रेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज, जिसके बेसिस पे क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर इकोनॉमी है, उसकी एबिलिटी क्या है टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन। उस इकोनॉमी ने जो उधार ले रही है वो क्या उसको वो चुका सकती है, नहीं चुका सकती है, उस हिसाब से आप क्या करते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं। तो आप देखोगे ये जो A और B वाली रेटिंग्स हैं ये बहुत हाई हैं, ठीक है ना, और A से नीचे अगर हम जाते हैं तो ये एडिक्वेट पेमेंट कैपेसिटी है, तो इंडिया वाला एडिक्वेट पेमेंट कैपेसिटी में है अभी, और इससे नीचे अगर आप जाओगे तो फिर हाई रिस्क ऑब्लिगेशन है। तो जैसे जैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो रही है, उससे क्या होगा, आपको इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो प्राइवेट हैं या किसी भी तरह से या सरकार है, उसको लोन रेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करनी होगी। यहाँ पे जो इकोनॉमीज़ है उनको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो इकोनॉमीज़ है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नीचे आप जाओगे, वल्नरेबल, हाई रिस्क ऑब्लिगेशन आता है, यहाँ पे वल्नरेबल टू डिफ़ॉल्ट है, कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जैसे अभी श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो सी से नीचे ये C वाली कैटेगरी पे आप आ जाओगे, तो इसका मतलब है आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, आपने जो पैसा लिया है वो आप नहीं चुका पा रहे हो, ठीक है, ये मतलब इसका रहता है। तो ये रट्टा नहीं मारना है इसका, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि किस तरह से ये वर्क कर रही हैं। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, क्यों ये दी जाती हैं, क्या इसका इम्पैक्ट है, कैसे डिसाइड होती हैं, ये कुछ फैक्टर आप ध्यान रख लीजिए। अब कैसे डिसाइड होती है उसमें देखिए, क्रेडिट रेटिंग में हमेशा ये रहता है कि जैसे इंडिया है, इंडिया वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज़ है ना, टॉप 6 इकोनॉमीज़ में है वर्ल्ड की, और हमने, हमारी हिस्ट्री है, कभी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, मतलब कभी पैसा लेके ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कोई किस्त नहीं चुकाई हो या पैसा नहीं चुकाया हो। फिर भी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को आपने काफ़ी कम रखा है ना, BBB इस पे रखा हुआ है, मतलब आपने रखा हुआ है एडिक्वेट पेमेंट कैपेसिटी पे रखा हुआ है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको अगर देखा जाए तो क्या क्या इंडिकेटर्स यहाँ पे देखे जाते हैं, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, गवर्नमेंट का डेट कितना है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, ये देखा जाता है। अभी इंडिया का बढ़ गया है, लगभग 80% के ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। इसके अलावा आप देखोगे करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, रूल ऑफ द लॉ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, है ना, सॉवरन डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री, कहीं पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो देखे जाते हैं रेटिंग्स के अंदर। तो इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि हमारे साथ आप क्या कर रहे हो, एक तरह से पक्षपात हो रहा है, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो आपने BBB पे रखा हुआ है, एडिक्वेट इस पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, अब ये पूरा मैटर मेंस की तरफ चल जाएगा, है ना, तो वहाँ पे इतना हम डीप में नहीं जा रहे, प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव से ये बेसिक आइडियाज़ आपको ध्यान रहने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं NBFC का को लेंडिंग मॉडल क्या है, और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बैंक और NBFC दोनों ये साथ में दे रहे हैं, क्योंकि अभी एक वो हुआ जिसमें SBI और अडानी कैपिटल है। अडानी कैपिटल भी एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और NBFC क्या होती है पहले ये समझा देता हूँ मैं, वैसे हमने किया है स्टैटिक पार्ट में, फिर इस को लेंडिंग वाले पार्ट पे आएंगे।
तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती हैं, ये भी काफ़ी सारे बैंक की तरह ही काम कर रही हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा नाम, बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, अडानी कैपिटल की हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं जैसे HDFC हो गया। तो ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो इनको काफ़ी सारे फंक्शन बैंक की तरह कर रही हैं, जैसे लोन देना, है ना, किसी को पैसा चाहिए उधार तो ले सकते हैं। लेकिन इनको क्या होता है, बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है, ठीक है, बैंक का लाइसेंस इनके पास नहीं होता है। और ये किस किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, लोन एडवांस हो गया, शेयर स्टॉक हो गया, सिक्योरिटीज़ में ये डील कर रही हैं, ठीक है, उन सब में डील कर रहे हैं। किसी एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में वो वाली कंपनी नहीं है ये वाली, ठीक है, ये फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं। अब ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बैंकों से कैसे अलग होती है। एक तो ये है ना, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर यहाँ आप जमा करोगे तो यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है ये नहीं खोल सकते। यहाँ पे जो जमा होंगे वो टाइम डिपॉजिट होंगे, उसकी भी लिमिट है कि 60 मंथ तक मैक्सिमम है, 12 महीने से 60 महीने तक ये मैक्सिमम लिमिट है। इतने टाइम तक आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते, इसलिए अपने ऊपर चेक इशू नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, तो इसके अंदर जो पैसा है उस पर आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, जबकि बैंकों में वो इंश्योरेंस होता है जिसको 5 लाख रुपए तक अभी किया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं NBFC के बैंकों के कंपैरिजन में। तो NBFC में क्या आ जाएंगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ठीक है ना, फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, चाहे ये सब चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। अब NBFC के साथ ये क्या कह रहे हैं, NBFC और बैंक दोनों मिलके लैंड एक साथ कर सकते हैं, है ना। तो आपने अब आइडिया लगा लिया होगा को लैंडिंग मॉडल में क्या हो रहा है, बैंक और NBFC दोनों मिलके यहाँ पे लैंडिंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो जैसे अभी अडानी कैपिटल है, इसका नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि पेनिट्रेशन इसका अच्छा है, इफ़ वी हैव दिस एरियाज़, लोकल जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, और दोनों साथ मिलकर यहाँ पे लोन्स ऑफर कर सकते हैं। तो RBI ने अनाउंस किया है को ओरिजिनेटिंग ऑफ लोन्स बाय द बैंक एंड NBFC फॉर लेंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में आ गए हैं जो लो इनकम है, आपके लो इनकम ग्रुप है ना, प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, MSME सेक्टर है, एजुकेशन लोन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, ये सब चीज़ें आएंगी आपके, हाउसिंग लोन हो गए, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में। तो यहाँ पे लेंडर, दोनों लेंडर क्या करेंगे, शेयर करेंगे रिस्क एंड द रिवार्ड्स, जो बेनिफिट हो रहे हैं वो भी दोनों को मिलेंगे, और रिस्क होता है वो भी दोनों का शेयर किया जाएगा। को लेंडिंग मॉडल इसलिए लाया गया कि फ्लो ऑफ क्रेडिट को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो NBFC होंगी उनका पेनिट्रेशन कुछ एरिया में अच्छा होगा ना। वो एक पर्टिकुलर NBFC हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में अच्छा कर रही है या पर्टिकुलर रीजन में अच्छा कर रही है, तो उसका बेनिफिट बैंक वहाँ पे ले सकता है ना, लोगों को वो फैसिलिटीज़ दी जा सकती है और कम कॉस्ट पे ये दिया जा सकता है। तो ये है को लेंडिंग मॉडल। और NBFC का रेगुलेशन भी अभी प्रपोज किया था RBI ने, और RBI ने 4 टायर स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, जिसमें क्या है, RBI ने कहा कि NBFCs इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उधार दे रहा है, जिसके पास कम पैसा है वो उधार ले रहा है। तो बैंकिंग हो गई, NBFC हो गई, ये सब क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर हम बेस लेयर पे उन कंपनीज़ को रखें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर कंपनी डूब जाती है, फेल हो जाती है, तो कोई मार्केट पे ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया नॉन सिस्टेमेटिकली इम्पॉर्टेंट, NBFC यहाँ बेस वाली पे। फिर है मिडिल लेयर, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगी, है ना, जिस पे ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनको यहाँ रखा है। अपर लेयर में उनको रखा है जिनके अगर फेल होने से, बंद होने से, कुछ भी उसमें फ्रॉड वगैरह होने से पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पे प्रभाव पड़ सकता है, तो उनको अपर वाले में रखा गया है। ये हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs। टॉप लेयर को खाली रखा है। RBI कभी भी किसी भी कंपनी को यहाँ ला सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, SBI बैंकिंग में अगर देखें, SBI को अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, इकोनॉमी ही प्रभावित होगी। उसी तरह से हैं ये अपर और टॉप वाली। तो टॉप को अभी इन्होंने खाली रखा है, किसी को भी यहाँ पे ला सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ तक रेगुलेशन की बात है तो इसमें ड्यूअल रेगुलेशन नहीं रहेगा। अगर कोई सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में, इनमें डील कर रही है तो सेबी रेगुलेट करेगा, इंश्योरेंस वाली है तो IRDA रेगुलेट करेगा, बाकी जो है RBI रेगुलेट करेगा। जैसे हाउसिंग फाइनेंस वगैरह है तो इसमें अभी RBI का है। शेडो बैंकिंग भी एक इसी से रिलेटेड टर्म है, NBFCs के अंदर आती हैं। शेडो बैंकिंग के अंदर क्या है, वो पूरा सिस्टम जो कि ट्रेडिशनल रेगुलेटेड बैंकिंग के बाहर है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ दे रहा है, जैसे लेंडर हो गया, पैसे उधार देना, है ना, क्रेडिट इंटरमीडियरीज हैं वो सारे। तो NBFC जो है इसका पार्ट है शेडो बैंकिंग का ही।
तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने किए हैं। वी आर प्लानिंग वन मोर लेक्चर, जहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी एक समरी के रूप में मिल जाएँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। PDF सेशन का आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे विद इन अ ईयर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लाइव क्लासेस के माध्यम से डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग से अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, और घर बैठे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं ना। आपको किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट होने का कंपल्शन नहीं है। यू डो नॉट नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, फीस पे आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज़ कीजिए। यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक। आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल रहे हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। नए बैचेज आपके 25 मई से स्टार्ट हैं, जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ऑप्शनल काफ़ी सारे नए लॉन्च हो रहे हैं, जिनमें आप ऑप्शनल के लिए भी जा सकते हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए आपकी डेडिकेटेड सेशंस यहाँ पे प्लान किए गए हैं, और 0% EMI के लिए भी आप जा सकते हैं। पाथफाइंडर की तरफ से करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इस संडे को आपका सुबह 11 बजे गेमीफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा, जहाँ पे काफ़ी सारे गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं, और एक करंट अफेयर स्पेशल रहेगा। ठीक है, अगेन लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूज़ द अनलॉक कोड RBLive फॉर दिस टेस्ट। सो दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।